ठीक है, पहले प्रॉब्लम को अच्छे से रीड करो, प्रॉब्लम को अच्छे से समझो कि प्रॉब्लम में क्या बोल के रखा हुआ है, ठीक है, फिर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन में बोल के रखा हुआ है, अ वेल मशीन स्टील प्लेट ऑफ थिकनेस L is kept such that the wall temperature are TH and TC as shown in figure, करेक्ट। सो यहाँ पे आपके पास ये जो स्टील का प्लेट है, ये स्टील का प्लेट यहाँ पे दिया हुआ है, और ये जो स्टील का प्लेट है उसका थिकनेस मेरे पास कितना है, थिकनेस है L, और जो आपके पास वॉल का जो वॉल के फेस का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो बोल के रखा है कि भाई TH है और TC है, करेक्ट। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। आगे आप बढ़ोगे तो क्या बोल के रखा हुआ है, अ स्मूथ कॉपर प्लेट ऑफ द सेम थिकनेस L is now attached to the steel plate without any gap, ठीक। सो ये जो स्टील का प्लेट है, इस स्टील के प्लेट से कॉपर का प्लेट अटैच किया गया हुआ है, ठीक, और इन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं है, ठीक है, कोई भी गैप नहीं है। ये क्वेश्चन में साफ साफ बोल के रखा हुआ है। और आगे आप पढ़ोगे क्वेश्चन में तो बोल के रखा हुआ है कि भाई जो इंटरफेस का जो टेम्परेचर है वो कितना है, Ti। सो इंटरफेस का टेम्परेचर आपको दिख रहा होगा कि Ti मेंशन है वहां पे। द टेम्परेचर ऑफ द आउटर वॉल्स आर स्टिल द सेम एट TH एंड TC, ठीक। सो आपके पास ये जो वॉल का टेम्परेचर है ये बिल्कुल पहले के जैसा ही मेंटेन है, TH और TC, क्लियर। नाउ क्वेश्चन में आगे बोल के रखा हुआ है, द हीट ट्रांसफर रेट्स आर Q1 Q2 पर यूनिट एरिया, मतलब हमें फ्लक्स के फॉर्म में दिया है पर यूनिट एरिया। सो यहां से जो आपके पास हीट ट्रांसफर है दैट इज Q1, और यहां से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो मेरे पास कितना है, वो मेरे पास है Q2। सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन आपको मेंशन है, उस 4 ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वो आपके पास करेक्ट है, करेक्ट है। सो क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, मैं हटा देता हूं, मुझे शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डायग्राम आपके पास गिवन है। चलिए नाउ अब देखो, अब आपके पास प्रॉब्लम में क्या बोल के रखा हुआ है उसको थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। देखिए इस प्रॉब्लम में आपके पास ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, करेक्ट है। अब देखो, अब अगर आप देख रहे हो यहाँ पे ये मेरे पास स्टील का स्लैब है, और यहाँ पे आपके पास क्या क्या हो गया, सेकंड वाले फिगर में आप देख रहे हो कॉपर का जो स्लैब है या कॉपर का जो प्लेट है, ठीक है, प्लेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्टील का प्लेट है और यहाँ पे स्टील के प्लेट के साथ कॉपर का प्लेट भी आपके पास अटैच है, करेक्ट है। सो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप थर्मल रेजिस्टेंस बनाइए, राइट। सो थर्मल रेजिस्टेंस अगर शो करोगे, अगर मैं इस वाली प्लेट के लिए थर्मल रेजिस्टेंस अगर मैं शो करता हूं तो ये हो गया मेरे पास, ये जो प्लेट ऑफर कर रहा होगा, स्टील का जो प्लेट ऑफर कर रहा होगा थर्मल रेजिस्टेंस, ये हो गया मेरे पास RTH, ये हो गया जो स्टील का प्लेट ऑफर कर रहा है, करेक्ट है। अच्छा, यहाँ का टेम्परेचर कितना है भाई TH, और यहाँ का टेम्परेचर कितना है TC, और यहाँ से जो आपके पास, ठीक है, जो आपके पास फ्लक्स गिवन है वो कितना गिवन है, दैट इज Q1, क्लियर। अगर इसके लिए, ठीक है, सेकंड नंबर का जो फिगर है उसके लिए अगर आप थर्मल सर्किट ड्रॉ करते हो तो थर्मल सर्किट कैसा होगा, पहले ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया स्टील का प्लेट जो थर्मल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, देन आपके पास जो कॉपर का जो प्लेट है वो थर्मल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, करेक्ट। इस फेस का टेम्परेचर कितना है TH और इस फेस का टेम्परेचर कितना है TC, राइट। अच्छा, ये मेरे पास कितना हो जाएगा RTH स्टील, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा RTH, ये हो गया कॉपर, क्लियर पॉइंट इतना, ठीक है। अब देखो, अब आप ऑब्जर्व करोगे कि भाई जब हम थर्मल रेजिस्टेंस लिखते हैं तो थर्मल रेजिस्टेंस हम क्या लिखते हैं, डेल्टा T डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा मेरे पास Q डॉट, ऐसा ही लिखते हैं। और यहां से साफ साफ आपको पता है कि अगर मेरे पास थर्मल रेजिस्टेंस अगर मेरे पास इंक्रीज होगा, या फिर मैं अगर लिखूं Q डॉट इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं डेल्टा T डिवाइडेड बाय RTH, क्लियर पॉइंट, राइट। अब देखो, अब यहां से अगर दिख रहा है कि ये अगर RTH, ये मेरे पास थर्मल रेजिस्टेंस है, अगर ये थर्मल रेजिस्टेंस मेरे पास इंक्रीज होगा सो डेफिनेटली जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास डिक्रीज होगा। ये बात तो पक्की है, साफ साफ यहां से दिख रहा है। अब अगर आप दोनों थर्मल सर्किट को एनालिसिस करोगे तो ये जो RTH यहां पे दिख रहा है स्टील और RTH यहां पे दिख रहा है स्टील, ये तो सेम होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो डायमेंशन गिवन है, ठीक है, डायमेंशन मतलब भाई इसकी थिकनेस सेम, इसकी थिकनेस सेम, ठीक है, स्टील का बना ये भी है, स्टील का बना ये भी है, थर्मल कंडक्टिविटी सेम होगी, करेक्ट। तो ये जो मेरे पास थर्मल रेजिस्टेंस, बेसिकली हम थर्मल रेजिस्टेंस को लिखते कैसे हैं, ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस को हम लिखते कैसे, प्लेन वॉल के केस में या फिर प्लेट के केस में क्या लिखते हैं, ये हो जाएगा L डिवाइडेड बाय KA, ऐसा ही कुछ लिखते हैं, राइट। अब देखिए, अब यहां से अगर देखोगे तो ये जो आपके पास स्टील यहां पे जो थर्मल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है और स्टील यहां पे जो थर्मल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो तो सेम है, लेकिन अगर मैं यहां पे टोटल रेजिस्टेंस और यहां पे अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात करूं तो दोनों केस में टोटल रेजिस्टेंस अलग अलग है,
और मुझे साफ साफ दिख रहा है कि भाई यहाँ पे ये सीरीज कनेक्शन है, और सीरीज कनेक्शन के केस में जब हम टोटल थर्मल रेजिस्टेंस लिखते हैं तो क्या हो जाता है, वो डायरेक्टली अलजेब्रिक समेशन हो जाता है, करेक्ट है। सो यहाँ पे अगर इस केस में मैं आपको बोलूं कि भाई आरटीएच टोटल कितना है, आरटीएच टोटल इस केस में कितना हो जाएगा, सो डेफिनेटली आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, स्टील जो थर्मल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। और इस केस में अगर मैं बोलूं आपके पास आरटीएच टोटल कितना होगा, आरटीएच टोटल, तो एक काम करता हूं इसे मैं 1 बोल देता हूं और ये वाले फिगर को मैं 2 बोल देता हूं, करेक्ट है। सो ये हो गया मैं आरटीएच टोटल 1 और ये हो गया आरटीएच टोटल 2 एंड दिस इज इक्वल टू आरटीएच जो स्टील ऑफर कर रहा है प्लस आरटीएच जो कॉपर ऑफर कर रहा है। क्लियर पॉइंट, राइट। सो इस केस में आपके पास दिख रहा है कि जो टोटल थर्मल रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, और अगर टोटल थर्मल रेजिस्टेंस इस केस में ज्यादा होगा सो डेफिनेटली जो आपके पास Q2 होगा, जो आपके पास हीट ट्रांसफर है, वो हीट ट्रांसफर क्या होगा, कम होगा, करेक्ट। सो इसका मतलब ये है कि हम यहां से देख सकते हैं कि RTH टोटल सेकेंड नंबर के केस में ज्यादा है एज कंपेयर टू RTH टोटल फर्स्ट नंबर के केस से, मतलब फर्स्ट नंबर के फिगर से, राइट। सो यहां से हम ये कमेंट कर सकते हैं कि जो Q2 होगा वो लेसर होगा किससे, Q1 से, करेक्ट है। या फिर मैं बोलूं जो Q1 होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, Q2 से, राइट। अब ऑप्शन को देखिए, ठीक है। अब आप ऑप्शन को देखो, ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो भाई पहला वाला ऑप्शन बोल रहा है कि Q1 इज लेसर देन Q2, नो, ये आपके पास रॉन्ग है, क्योंकि Q2 जो है वो मेरे पास क्या होगा, Q2 जो है वो मेरे पास लेसर होगा किससे, मेरे पास Q1 से। तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर नहीं होगा, करेक्ट। सेकंड में क्या बोल रहे हैं, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया कि Q1 और Q2 क्या है, सेम है। सो Q1 और Q2 सेम बोल दिया, मतलब ये भी आपके पास आंसर नहीं होगा, राइट। बच गया आपके पास क्या, सी और डी। नो, सी और डी में आपके पास बोल के रखा है Q1 इज ग्रेटर देन Q2, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, करेक्ट है। सो सी और डी में से आपके पास कोई एक आंसर हो सकता है, करेक्ट है। सो इस तरह से ऑप्शन से भी चीजों को जज करना आना चाहिए, करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। सो अब आपके पास इतना तो समझ आ चुका कि भाई ए और बी हमारे पास नहीं हो सकता है, आंसर जो हो सकता है वो मेरे पास क्या हो सकता है, या तो सी हो सकता है या तो डी हो सकता है, करेक्ट। मतलब 50-50 वाला आपने लाइफलाइन यूज कर लिया, ठीक है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से, क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो चलिए ए और बी आपके पास नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब आप देखो सी और डी से, राइट। नाउ सी और डी ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, उसको देखने के लिए सबसे पहले इधर देखो, ये आपके पास सीरीज कनेक्शन है, ठीक है, ये आपके पास सीरीज कनेक्शन है। और एक काम करता हूं, यहां से जो मेरे पास, देखिए ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास स्टील का प्लेट है, और इस स्टील के प्लेट से जो आपके पास हीट फ्लक्स है इसको मैं बोल देता हूं Q डॉट S, और ये जो कॉपर का जो प्लेट है उससे जो आपके पास हीट फ्लक्स है उसको मैं क्या बोल देता हूं, Q डॉट C। साफ साफ दिख रहा है कि भाई सीरीज कनेक्शन है, तो सीरीज कनेक्शन में मैं क्या लिखता हूं, Q डॉट S इज इक्वल टू Q डॉट C, लिख सकते हैं, बिल्कुल यही होगा, Q डॉट S इज इक्वल टू Q डॉट C, करेक्ट। या फिर अगर आप देखना चाहो तो आप इस फॉर्म में भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा मेरे पास Q डॉट S इज इक्वल टू Q डॉट C, ठीक है। ये आपके पास पर यूनिट एरिया के फॉर्म में, ये आपके पास एरिया अगर आप कंसीडर करोगे तो, और साफ साफ बोल के रखा है पर यूनिट एरिया का मतलब 1 मीटर स्क्वायर, क्लियर। अब देखो ये जो Q डॉट S है और ये Q डॉट C है, दोनों बराबर होंगे। अब इसको लिख कैसे सकते हो भाई, नो Q डॉट S, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या देखिएगा, ये हो जाएगा TH माइनस TI अपॉन, ये हो जाएगा RTH, ये हो गया इस वे में, एंड दिस इज इक्वल टू, चलिए कॉपर के लिए लिखिए तो ये हो जाएगा TI माइनस, ये हो जाएगा TC डिवाइडेड बाय, ये हो गया RTH, ये हो गया कॉपर, करेक्ट। कॉपर को पूरा लिख देते हैं, नहीं तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे सी से, ठीक है, कॉपर। सो TI माइनस TC, सो TC आपके पास इस फेस का टेम्परेचर है, राइट, और ये हो गया मेरे पास थर्मल रेजिस्टेंस जो कौन ऑफर कर रहा है, कॉपर जो ऑफर कर रहा है, ठीक है। चलिए अब यहां से देखो, सो यहां से अगर देखोगे तो RTH स्टील थर्मल रेजिस्टेंस जो स्टील ऑफर कर रहा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास L डिवाइडेड बाय, ये हो गया KS और ये हो गया A। वैसे ही जो कॉपर ऑफर कर रहा होगा थर्मल रेजिस्टेंस उसको हम क्या लिख सकते हैं, L डिवाइडेड बाय, ये हो गया KC और ये हो गया A, करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। सो यहां देख लीजिए, तो यहां से अगर देखोगे तो ये हो जाएगा TH माइनस TC, TH माइनस TI, नाउ RTH स्टील, तो ये हो जाएगा L अपॉन KS, तो L नीचे आ गया और ये हो जाएगा KSA इज इक्वल टू, राइट, नाउ TI माइनस ये हो गया TC, ठीक है, ये मैं हटा देता हूं, ये आप नोट कर लिए होंगे, TI माइनस TC, और ये मेरे पास हो जाएगा क्या भाई, ये हो जाएगा मेरे पास KCA डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा मेरे पास L,
यही होगा, ठीक है। ठीक है, ये कहां से आ रहा है, ये आपके पास यहां से आ रहा है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं क्या, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, ये हो जाएगा TH माइनस TI डिवाइडेड बाई RTH स्टील इज इक्वल टू, ये हो जाएगा TI माइनस TC डिवाइडेड बाई, ये हो गया RTH कॉपर। क्लियर। सो यहां से सॉल्व करके देख लो, तो सॉल्व करके देखोगे तो क्या क्या जा रहा है, ये L से आपके पास L गया, A से आपके पास E गया, ठीक। सो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया, यहां से अगर देखोगे ये हो जाएगा TH माइनस TI डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा TI माइनस TC इज इक्वल टू, ये हो जाएगा KC डिवाइडेड बाई, ये हो गया KS। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी, राइट। अब देखिए, अब अगर आपको थर्मल कंडक्टिविटी का बेसिक आइडिया है, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी का अगर बेसिक आइडिया है, तो आपको ये पता होगा कि भाई कॉपर की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो स्टील से कहीं ज्यादा होती है, ठीक है। कॉपर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है, बिकॉज ये आपके पास क्या है, ये आपके पास प्योर मेटल है, ठीक है। अगर आप थर्मल कंडक्टिविटी का अगर आप ऑर्डर देखना चाहो तो मेटल में सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होती है, मेटल में सबसे ज्यादा जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है ये होती है मेरे पास किसकी, सिल्वर की, ठीक है। उसके बाद किसकी होती है भाई, उसके बाद जो होती है वो होता है किसका, वो होता है कॉपर का, करेक्ट। उसके बाद किसका होता है, उसके बाद होता है मेरे पास किसका, एल्यूमिनियम का, और उसके बाद किसका होता है, उसके बाद होता है आयरन का, करेक्ट। अगर आप मेटल में देख रहे हो तो मेटल में समझना ध्यान से, मैं मटेरियल में नहीं बोल रहा हूं, मटेरियल में अगर मैं बोलता हूं सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है डायमंड की, ठीक है। अगर हम मटेरियल की बात करते हैं तो मटेरियल में जो सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है डायमंड की, करेक्ट है पॉइंट। लेकिन अगर हम मेटल में बात करें तो मेटल में जो सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो किसकी होती है, सिल्वर, सिल्वर के बाद कॉपर, ठीक है। अगर उधर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे नोट कर देता हूं, सबसे ज्यादा होता है आपके पास सिल्वर का, सिल्वर के बाद कॉपर, कॉपर के बाद आपके पास एल्यूमिनियम, और उसके बाद होता है किसका, आयरन का, करेक्ट है। ये मैंने आपको चार, ठीक है, इन बिटवीन और नंबर ऑफ मेटल्स आएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बट मैं सबसे ज्यादा तो होती है, ये बात तो पक्की है कि सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा है सिल्वर की, ठीक। उसके बाद किसका है, उसके बाद है कॉपर का, ठीक। अब देखो, अब यहां से अगर देखोगे तो भाई यहाँ पे कॉपर है और यहाँ पे मेरे पास क्या है, स्टील, करेक्ट है। और स्टील जो है, स्टील एलॉय है, किसका एलॉय है, तो स्टील आपको पता है आयरन और आपके पास कार्बन का एलॉय है, ठीक है। ये सब बेसिक आइडियाज है, ठीक है, जिसके बेसिस पे आप थर्मल कंडक्टिविटी को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि एग्जैक्ट वैल्यूज कितनी होती है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि भाई कि आपके पास जो कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है या स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, और ये मैं प्रॉब्लम में मेंशन भी नहीं है, ठीक है। और ना ही मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, अगर आप कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हो, स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हो, तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, बट मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, राइट। सो यहां से अगर देखोगे तो भाई आपको पता है कि जो स्टील है वो किसका एलॉय है, आयरन और कार्बन का, करेक्ट। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास जो एलॉय होता है, ठीक है, एलॉय का जो आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी होता है वो उसके पेरेंट मटेरियल से, ठीक है, वो उसके पेरेंट मटेरियल से आपके पास क्या होता है, कम होता है, करेक्ट। मतलब अगर मैं बोलूं कि जो प्योरेस्ट फॉर्म में जो मेटल होती है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है और उसका जो एलॉय होता है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो कम होती है। जैसे आप कॉपर को कंपेयर कर रहे हैं और ब्रास को, ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कॉपर और ब्रास की थर्मल कंडक्टिविटी को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। सो एक रफ आइडिया हो गया कि एलॉय की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है उसके पेरेंट मटेरियल से कम होती है, राइट। सो यहां पे अगर देखोगे तो जो कॉपर पेरेंट मटेरियल है, करेक्ट है, तो कॉपर की जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो ज्यादा होगी किससे, ब्रास से, या फिर मैं बोल सकता हूं कि जो ब्रास की थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, कम होगी, किससे, कॉपर से, करेक्ट। तो इन चीजों का आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब यहां से आप कंपेयर कर रहे हो भाई कॉपर को और स्टील को, करेक्ट। सो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि भाई जो मेरे पास आयरन है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर से कम है, करेक्ट। अब देखो स्टील किसका एलॉय है, स्टील जो है आपके पास आयरन और कार्बन के एलॉय है, मतलब सीधी सी बात है स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी यहां पे आयरन से भी कम होगी, राइट। सो ये जो रेशियो है, ये रेशियो तो ग्रेटर देन 1 ही होगा, बिकॉज़ Kc इज ग्रेटर देन Ks, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, समझिए ध्यान से, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बट ये आपको आइडियाज होने चाहिए, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए रिगार्डिंग द थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, करेक्ट है। सो Kc जो है वो Ks से क्या होगा, ज्यादा होगा, दैट मींस ये टर्म जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, और ये टर्म अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि भाई TH minus TI is greater than TI minus TC, लिख सकते हैं इसमें में, ठीक है। सो अब देखो, अब कुछ नहीं करना है, TI को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, ये TH plus TC
और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ टी आई। सो टी आई इज लेसर देन हम लिख सकते हैं टी एच प्लस टी सी बाई टू, टी एच प्लस टी सी बाई टू, करेक्ट। सो टी आई इज लेसर देन टी एच प्लस टी सी बाई टू, करेक्ट। अब देखो, अब ऑप्शन को देख लो, आपके पास ऑप्शन है सी और आपके पास ऑप्शन है डी, यही दो बचा था। बाकी दो ऑप्शन तो आपने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया था, ए और बी को, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, यहां से दिख रहा है कि Q1 is greater than Q2, ये तो हमने पहले ही बता दिया था। नाउ सेकंड क्या दिख रहा है, Ti is lesser than Th plus Tc by 2, तो Th by Tc by 2। सो आंसर जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, दैट इज डी, देन करेक्ट। अच्छा, एक चीज और समझिए, अगर आपके पास, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दी क्वेश्चन और दूसरे वे में कैसे फ्रेम हो सकता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ दी कॉपर अगर मैं क्या करता, अगर मैं यहाँ पे स्टील का प्लेट ही ऐड कर देता, इंस्टेड ऑफ द कॉपर अगर मैं क्या करता, अगर मैं स्टील का प्लेट ही ऐड कर देता, तो उस केस में मेरे पास टी आई कितना होता, तो क्या कमेंट किया जा सकता है, बिल्कुल कमेंट किया जा सकता है, क्योंकि उस केस में आपके पास क्या होगा, उस केस में ये जो आपके पास कॉपर नहीं होगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा स्टील, और ये जो वैल्यूज आएंगी, ये वैल्यूज मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी वैल्यू 1। सो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, TH माइनस TI इज इक्वल टू TI माइनस TC। सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ TI is equal to TH plus TC। so TI मेरे पास कितना आ जाएगा, TH plus TC by 2, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे भाई, ये क्या हो जाएगा, TI is equal to TH plus TC by 2। लेकिन TI is equal to TH plus TC by 2 कब होगा, ये भी समझना। इंटरफेस का जो टेम्परेचर है, इन दोनों के टेम्परेचर मतलब TH plus TC by 2 कब होगा, ये चीज समझना। ये चीज कब होगा, जब आपके पास क्या कर रहे हो, सेम डायमेंशन का, सेम डायमेंशन मतलब थिकनेस मेरे पास क्या है, थिकनेस मेरे पास सेम है, दैट इज नथिंग बट द L, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्रॉस सेक्शन एरिया भी मेरे पास क्या है, सेम है। और अगर मैं स्टील का प्लेट अगर मैं ऐड करता हूं, तो उस केस में मैं जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर है, उस इंटरमीडिएट टेम्परेचर को मैं लिख पाऊंगा TH plus TC by 2। क्लियर है पॉइंट ये, ठीक है। सो फिलहाल ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली। बट अगर किसी और फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है, किसी और फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया कि भाई यहाँ पे बताइए, ये भी स्टील है, ये भी स्टील है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, थिकनेस जो है वो सेम है, इस फेस का टेम्परेचर TH है, इस फेस का टेम्परेचर TI है, या फिर बोल दिया कि इस फेस का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, इस फेस का टेम्परेचर आपके पास कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस है, तो क्वेश्चन ये है कि इंटरफेस का टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। सो डायरेक्टली आपको दिमाग में रहना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, ठीक है। आपके पास जो यहाँ पे जो मटेरियल है वो बिल्कुल सेम है, डायमेंशंस आर सेम। सो डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटरमीडिएट टेम्परेचर जो होगा कि दोनों फेस में जो आपके पास टेम्परेचर है उसका डायरेक्टली एडिशन कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो वहां पे आपको इंटरफेस का टेम्परेचर मिल जाएगा। करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। लेकिन कब होगा, इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे। क्लियर, तो ये आपके पास प्रॉब्लम था, तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन था, ठीक है। सो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा दिल्ली, करेक्ट आंसर होगा दिल्ली, ठीक है। चलिए ये प्रॉब्लम हो गया, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास डेट 2008 का प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल के रखा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। स्टडी 2 डायमेंशनल हीट कंडक्शन। सो यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन में बोल के रखा है कि भाई स्टडी है और साथ में आपके पास 2 डायमेंशनल हीट कंडक्शन है, टेक्स प्लेस इन द बॉडी एज शोन, ठीक है। सो फिगर वहां पे बना हुआ है। द नॉर्मल टेम्परेचर ग्रेडियंट ओवर सरफेस P and Q कैन बी कंसीडर्ड टू बी यूनिफॉर्म। The temperature gradient del T by del X at surface P is equal to 10 Kelvin per meter. Surface P and Q are maintained at constant temperature as shown in figure, while the remaining part of the boundary is insulated. Right? The body has a constant thermal conductivity of 0.1 watt per meter Kelvin. The value of del T by del Y and del T by del X at the surface P are. ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके पास बना के रखा हुआ है, A, B, C और D, करेक्ट। ये आपके पास क्वेश्चन है, राइट। अब क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, पहले उसको समझ लीजिए। ये आपके पास बॉडी है, और ये जो बॉडी आप देख रहे हो, इस बॉडी में 2 सरफेस है, एक सरफेस यहाँ पे P है और एक सरफेस आपके पास क्या है, Q। सरफेस P का जो टेम्परेचर है वो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, और डायमेंशन की अगर बात करोगे तो ये डायमेंशन मेरे पास देख रखा है 1 मीटर है, मतलब ये जो लेंथ बोल लो, ठीक है, या थिकनेस बोल लो, जो बोलना है आप बोल लो। ये जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन मेरे को कितना गिवन है, 1 मीटर गिवन है, और ये डायमेंशन मेरे पास कितना गिवन है, ये मेरे पास 2 मीटर गिवन है। क्लियर पॉइंट इतना, राइट। अब देखिए, अब यहां से अगर देखोगे तो क्या क्या चीजें हमको मेंशन्ड है, ठीक है भाई। P और Q ये तो 2 सरफेस है, ये बात तो पक्की है। रिमेनिंग जो फेसेस है, ये रिमेनिंग जो सरफेस है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास इंसुलेटेड है, करेक्ट है पॉइंट। और साथ में आपके पास बोल के रखा हुआ है द टेम्परेचर ग्रेडियंट del T by del X at surface Q is equal to, मतलब मेरे को क्या गिवन है, del T by del X गिवन है, कहां पे गिवन है, सरफेस Q पे,
और ये मेरे पास कितना गिवन है, ये मेरे पास गिवन है 10 केल्विन पर मीटर, ये मेरे पास क्वेश्चन में मेंशन है, करेक्ट। और सरफेस P एंड Q आर मेंटेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। सो क्वेश्चन में ये बोल के रखा हुआ है कि आपके पास ये जो सरफेस आप P देख रहे हो, यहाँ पे टेम्परेचर 100, यहाँ पे भी 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 टेम्परेचर 100। मतलब अगर मैं बोलूं कि भाई P वाला जो सरफेस है, ठीक है, उस पे जो टेम्परेचर है वो x के साथ वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको साफ साफ क्वेश्चन में बोल के रखा है कि जो सरफेस का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट मेंटेन है। मतलब जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मेरे पास x के साथ वेरी नहीं कर रहा है, कहां पे, P सरफेस पे। वैसे ही अगर मैं बात करता हूं किसकी, वैसे ही अगर मैं बात करता हूं सरफेस Q का, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 0, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 0, यहाँ पे जो टेम्परेचर है 0, यहाँ पे भी जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ समझिए, अगर क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है कि सरफेस P एंड Q आर मेंटेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां से मेरे को साफ साफ समझ आ रहा है कि अगर मैं डेल T बाई टेम्परेचर का वेरिएशन y के रिस्पेक्ट में देखूं, कहां पे, Q पे, समझिए ध्यान से, अगर मैं टेम्परेचर का वेरिएशन देखूं y के रिस्पेक्ट में कहां पे, Q पे, तो ये मेरे पास कितना होगा, ये मेरे पास होगा 0। मतलब टेम्परेचर y के साथ वेरी नहीं कर रहा है, जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर को x के साथ वेरी करेगा। मतलब अगर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है तो हो सकता है यहाँ पे 1 डिग्री हो सकता है कि यहाँ पे मेरे पास क्या हो, यहाँ पे मेरे पास 2 डिग्री हो, लाइक, राइट। इसीलिए मेरे को साफ साफ टेम्परेचर ग्रेडियंट जो दिया है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट दिया है डेल T बाई डेल x, कहां पे, Q पे। तो ये क्या बता रहा है मेरे को, समझिए ध्यान से, एट Q सरफेस पे जो टेम्परेचर है वो x के साथ वेरी कर रहा है, बट y के साथ वेरी करेगा क्या, y के साथ वेरी नहीं करेगा। y डायरेक्शन ये है ना भाई, ये मेरे पास y डायरेक्शन है और ये मेरे पास x डायरेक्शन है। सो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, करेक्ट है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इस सरफेस Q को इसकी जगह पे अगर मैं यहाँ पे बना दूं, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर अलग होगा, बट अगेन यहाँ पे जो टेम्परेचर है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा, ठीक। यहाँ पे टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और यहाँ का जो टेम्परेचर है 1, यहाँ का टेम्परेचर है 1, यहाँ का टेम्परेचर है 1, यहाँ का टेम्परेचर है 1। गेटिंग माय पॉइंट। सो अगर मैं बोलूं कि टेम्परेचर y के साथ वेरी कर रहा है क्या सरफेस Q पे, तो आंसर है नहीं वेरी कर रहा है। सो डेल T बाई डेल y एट Q क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई डेल्टा T विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू x, कहां पे बात कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं सरफेस P पे, ये कितना होगा, ठीक। सो अगेन आप देखो कि भाई यहां पे देखोगे तो यहां पे टेम्परेचर 100, यहां पे टेम्परेचर 100, यहां पे टेम्परेचर 100, मतलब जो टेम्परेचर है वो x के साथ वेरी नहीं कर रहा है, टेम्परेचर जो है वो x के साथ वेरी नहीं कर रहा है। टेम्परेचर अगर x के साथ वेरी नहीं करेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0, करेक्ट। लेकिन क्या टेम्परेचर y के साथ वेरी कर रहा है क्या, एट P पे टेम्परेचर y के साथ वेरी कर रहा है क्या, P पे। तो अब देखो बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे अगर मैं बोलूं सरफेस एज्यूम करूं, यहाँ पे अगर मैं P सरफेस को यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूं तो यहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, अगर यहाँ का टेम्परेचर 100 था, यहाँ का टेम्परेचर हो गया 99, लेकिन यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का कितना होगा, 99, करेक्ट। सो टेम्परेचर जो है एट सरफेस P पे y के साथ वेरी कर रहा है, लेकिन x के साथ वेरी करेगा क्या, x के साथ वेरी नहीं करेगा। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है कि देखो मेरे को निकालना तो दोनों था, डेल्टा T बाई डेल्टा x, मतलब डेल T बाई डेल x निकालना था और डेल T बाई डेल y निकालना था, कहां पे, सरफेस P पे, ठीक है। सो ऑलरेडी आपने सरफेस P पे डेल T बाई डेल x निकाल लिया है, ठीक है। मतलब जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझा है उसके बेसिस पे यहाँ पे आपने क्या निकाल लिया, डेल T बाई डेल x एट P, करेक्ट है। सो डेल T बाई डेल x एट P, क्योंकि हमको जो भी पूछा था कहां पे पूछा है, P पे, डेल T बाई डेल x, तो भाई ये तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि डेल T बाई डेल x यहाँ पे कितना दिया है, 20 दिया है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। ये आंसर हो सकता है क्या, बिल्कुल ये आंसर हो सकता है। अच्छा ये आंसर हो सकता है क्या, ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि डेल T बाई डेल x वहां पे भी क्या दिया है, 10 केल्विन पर मीटर, ठीक है। सो आपके पास ए ऑप्शन नहीं हो सकता, आपके पास सी ऑप्शन नहीं हो सकता, या तो ऑप्शन बॉम्बे होगा, बी होगा, या तो ऑप्शन दिल्ली होगा, मतलब डी होगा। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। चलिए अब मैं इसको क्या करता हूं, इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। एक मिनट कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, थर्मल कंडक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि थर्मल कंडक्टिविटी कितना है, ये आपके पास है 0.1 वॉट पर मीटर केल्विन, 0.1 वॉट पर मीटर केल्विन, राइट। चलिए बाकी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि भाई डेल टी बाई डेल वाई एट पी यही फाइंड आउट करना है, डेल टी बाई डेल वाई एट पी ये हमको फाइंड आउट करना है, ये कितना होगा, क्लियर। अब देखो, अब अगर आप देखोगे तो आपके पास, समझना ध्यान से, ये आपके पास बॉडी के अंदर, क्योंकि आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर यहाँ पे कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस है। सो डेफिनेटली आपके पास क्या हो रहा है, टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, डेफिनेटली आपके पास टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है, और टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है तो हीट एनर्जी का जो फ्लो होगा वो बिल्कुल ऐसा ही होगा ना, हीट एनर्जी का फ्लो, ठीक है, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, सो हीट एनर्जी का जो फ्लो होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। और बाकी के जो फेसेस है, बाकी के फेसेस क्या इंसुलेटेड है, मतलब बाकी के जो इंसुलेटेड फेसेस है किसी भी टाइप का हीट ट्रांसफर वहां से नहीं होगा, क्लियर। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि P पे, ठीक है, P पे जितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है उतना ही कंडक्शन हीट ट्रांसफर आपके पास क्या कहां पे होगा, Q पे, राइट। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि भाई जितनी हीट एनर्जी यहां से निकली वही से वो Q से भी तो पास होगा, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सो मैं ये बोल सकता हूं कि जितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर कहां से हो रहा है P से, उतना ही कंडक्शन हीट ट्रांसफर कहां से हो रहा है Q से, राइट। तो सिंपल सा एनर्जी बैलेंस अगर देखोगे, सो फ्रॉम एनर्जी बैलेंस, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि जितना आपके पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि विद इन द सॉलिड कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, कंडक्शन, सो जितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है कहां से P से, उतना ही आपके पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर होगा कहां से, आपके पास Q से, क्लियर। सो अब ये जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो गया K A और ये हो जाएगा डेल T बाई, अब एक चीज और समझिए, अब अगर P पे आप देख रहे हो तो कंडक्शन हीट ट्रांसफर किस डायरेक्शन में हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, जो आपके पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर है किस डायरेक्शन में है, तो डेफिनेटली आपको दिख रहा है कि भाई ये y डायरेक्शन में है, ठीक है, किस डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल T बाई डेल y, और ये हम कहां की बात कर रहे हैं, P की बात कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू, नाउ कंडक्शन हीट ट्रांसफर Q, तो Q पे अगर आप देखोगे कंडक्शन हीट ट्रांसफर किस डायरेक्शन में हो रहा है, x डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा अगेन माइनस के ए, और ये हो जाएगा डेल T बाई, ये हो जाएगा डेल x, और ये हम कहां की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम सरफेस की, क्लियर। अब देखो क्या क्या जाएगा भाई, क्या क्या टर्म जाएगा, तो यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी, यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी सेम है, क्योंकि विद इन द सॉलिड ही आप बात कर रहे हो, सेम मटेरियल के अंदर ही तुम बात कर रहे हो, तो जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो तो सेम है, तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो गया, चला गया। अच्छा, एरिया अलग अलग होगा या सेम होगा, तो बिल्कुल एरिया अलग अलग होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे जहां से हीट ट्रांसफर हो रहा है, जहां से आपके पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है वो एरिया अलग है, वैसे ही अगर आप Q पे देखोगे तो जहां से आपके पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, बोलने का मतलब क्या है, P से कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, सो वहां पे जो एरिया है वो अलग है जिससे कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है। वैसे ही अगर मैं बात करूं Q से आपके पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां पे आपके पास जिस एरिया से आपके पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर हुआ है वो भी आपके पास अलग है, क्लियर। सो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कौन सा एरिया होगा, सो देख लीजिए भाई कौन सा एरिया हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस हटा दीजिए, ये 1 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ परपेंडिकुलर टू द बोल्ट, ठीक है, क्योंकि हमें क्या देखना होता है, हमें वो एरिया देखना होता है विच इज नॉर्मल, विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो, करेक्ट है। सो आपके पास ये डायमेंशन तो 1 मीटर है एंड परपेंडिकुलर टू द बोल्ट, डायमेंशन ले लेता हूं क्या, मैं डायमेंशन ले लेता हूं w, करेक्ट। सो ये हो जाएगा मेरे पास 1 into w, विड्थ को मैंने क्या मान लिया, विड्थ को मैंने w मान लिया, और डेल t by del y at p इज इक्वल टू, क्लियर। अब देखो, अब यहां से आपके पास क्या हो जाएगा q, चलिए q को देखिए भाई, q पे आप कितना लिखेंगे एरिया, सो एरिया कितना दिख रहा है, ये हो गया आपके पास 2 परपेंडिकुलर टू द बोर्ड w, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 2 मल्टीप्लाइड बाय w मल्टीप्लाइड बाय नॉट डेल t by del x, नॉट डेल t by del x at q, कितना दिया हुआ है, डेल t by del x at q दिया हुआ है 10, क्लियर। सो यहां से मेरे पास w और ये w चला गया, सो अल्टीमेटली डेल t by del y कहां पे, p पे, ठीक है, आपके पास टेम्परेचर ग्रेडियंट इन वाई डायरेक्शन कहां पे, P पे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 20 केल्विन पर मीटर, करेक्ट है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास आंसर है 20 केल्विन पर मीटर, राइट। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, देख लो डेल टी बाई डेल एक्स एट पी, ये तो 0 है, और डेल टी बाई डेल वाई एट पी मेरे पास कितना आ जाएगा 20 केल्विन पर मीटर, 20 केल्विन पर मीटर, करेक्ट है। सो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या, डेल टी बाई डेल एक्स 0 केल्विन पर मीटर एंड डेल टी बाई डेल वाई कितना दिख रहा है 20 केल्विन पर मीटर, करेक्ट है। तो आंसर क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा डी,
करेक्ट है। तो ये भी आपके पास सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो कितना आपके पास कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, जब आप पढ़ोगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम को जब आप एक बार बनाने बैठोगे, आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट बना के चले हो उसको अगर इंप्लीमेंट करोगे तो प्रॉब्लम बड़ा आसान है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। जैसे इसी प्रॉब्लम में आप देखोगे कि आपके पास जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट ही यूज हो रहा है। क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है भाई? बेसिक कॉन्सेप्ट। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको साफ साफ बोल रहा है कि भाई जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर है, कंडक्शन हीट ट्रांसफर कैसे होगा? तो कंडक्शन हीट ट्रांसफर, यहाँ का टेम्परेचर 100 है, यहाँ का टेम्परेचर कितना था? 0। तो जो आपके पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर होगा बिल्कुल ऐसा ही तो होगा। क्लियर पॉइंट, ठीक है। और करना क्या है? एनर्जी बैलेंस लगाना है। तो एनर्जी बैलेंस अगर लगाओगे तो यहां से जितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है उतना ही कंडक्शन हीट ट्रांसफर यहां से होगा। क्लियर। और वो जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर है तो इस डायरेक्ट, अगर आप देखोगे सरफेस पी पे, सरफेस पी पे जब कंडक्शन हीट ट्रांसफर आप लिखोगे तो भाई ये देखो ना कि सरफेस पी पे जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है? सरफेस क्यू पे जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है? ठीक है, दोनों हीट ट्रांसफर सेम होगा। जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर होगा सरफेस पी और सरफेस क्यू पे सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन समझिए, क्योंकि डायरेक्शन आप समझोगे तभी इस टेम्परेचर ग्रेडियंट को आप लिख पाओगे। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा सा समझोगे तो प्रॉब्लम बड़ा आसान है। क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो ये आपके पास प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होगा वो अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए